आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। तीसरी बार आएगा भूमि अधिग्रहण अध्यादेश। विपक्ष का संसद की मर्यादा कम करने का आरोप। राहुल गांधी ने कहा, जारी रखेंगे लड़ाई। पटना रैली में नहीं पहुंचे नीतीश। लालू के साथ मंच साझा कर शरद यादव ने दिखाई एकजुटता। मतभेद से इनकार, साथ मिलकर बीजेपी को हराने का दावा। मॉनसून का बढ़ा इंतजार। 4 से 5 जून तक केरल तट पर दस्तक का अनुमान। गर्मी का सितम जारी। पिछले 24 घंटों में 200 से ज्यादा लोगों की मौत। स्वीडन और बेलारूस के दौरे पर आज रवाना होंगे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली स्वीडन यात्रा। कारोबार समेत कई समझौतों पर सहमति की उम्मीद। और नडाल, जोकोविच, मरे फ्रेंच ओपन के अंतिम दौर 16 में। तीसरे दौर में सेरेना को अंजरेका से मिली कड़ी टक्कर। वितोवा भी चौथे दौर में पहुंचने में कामयाब। केंद्र सरकार ने तीसरी बार भूमि अधिग्रहण अध्यादेश लाने का फैसला किया है। केंद्रीय कैबिनेट की कल हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने सरकार के इस कदम को संसद की परंपराओं के खिलाफ बताया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि वो एनडीए के भूमि बिल का विरोध जारी रखेंगे। मौजूदा अध्यादेश की समय सीमा 3 जून को पूरी हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को हुई कैबिनेट बैठक में भूमि अधिग्रहण अध्यादेश फिर से लाने को मंजूरी दी गई। पिछले साल दिसंबर में यह अध्यादेश पहली बार जारी किया गया था, लेकिन संसद की मंजूरी न मिलने के बाद मार्च में इसे फिर से जारी किया गया। इसकी अवधि 4 जून को खत्म हो रही है। तो जो 13 नए एक्विजिशन को हमने अपने प्रपोज बिल में सम्मिलित किया है, जो यूपीए के बिल में नहीं थे, उसमें कॉम्पनसेशन मिलने में कठिनाई होगी और किसानों को परेशानी ना हो, तो किसानों के मुआवजा के संबंध में कोई कठिनाई ना आए और कंटिन्यूटी रहे, इसको लेकर हमने उसको पारित किया है। कांग्रेस ने बार बार अध्यादेश लाने के लिए सरकार की आलोचना की है। पार्टी के मुताबिक जब भूमि अधिग्रहण संशोधन बिल संसद की संयुक्त समिति के पास है, तो सरकार को इसे लाने की क्या जरूरत थी। दूसरे दल भी सरकार के इस कदम के खिलाफ हैं। देश के किसान के साथ एक छलावा है, एक क्रूर मजाक है और एक निष्ठुर मजाक है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संसद का भी अपमान किया है, क्योंकि देश की संसद इस किसान विरोधी अध्यादेश को पारित करने से इनकार कर चुकी है। भूमि किसानों के जमीन को छीन करके छीनने की इनकी मंशा जगजाहिर है और भूमि अधिग्रहण बिल लाकर और इसको इन्होंने अपने प्रतिष्ठा के साथ जोड़ लिया है। और प्रतिष्ठा के साथ इसलिए जोड़ा है कि वह उनका सिद्धांत है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि ये कानून या ये संशोधन विधेयक जब पेश किया जाएगा, इसको हम पार्लियामेंट में हराएंगे, राज्यसभा में। और देश में जिस तरह किसान सब जगह इसका विरोध कर रहे हैं, सरकार को मजबूर होना पड़ेगा इसको वापस लेने के लिए। भूमि अधिग्रहण बिल पर संसद की संयुक्त समिति की शुक्रवार को पहली बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस, बीजेडी, टीएमसी और वाम दलों ने सहमति वाला प्रावधान हटाए जाने पर ग्रामीण विकास मंत्रालय से सफाई मांगी। इन दलों ने जानना चाहा था कि साल 2013 में बने कानून को बदलने की आखिर क्या जरूरत है। 2013 के कानून में निजी परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण करने पर 80% और पीपीपी प्रोजेक्ट के लिए 70% जमीन मालिकों से सहमति को जरूरी बनाया गया था। सरकार संशोधन के जरिए 5 श्रेणी के लिए अधिग्रहण को इस सहमति से अलग रखना चाहती है। इस बीच दैनिक अखबार द ट्रिब्यून को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो किसानों के हित में सभी सुझावों पर गौर करके ही इससे जुड़े विधेयक को संसद में पारित कराने की कोशिश करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर की 125वीं जयंती देश भर में धूमधाम से मनाएगी। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 19 सदस्य समिति का गठन किया गया है। समिति में गृहमंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत शामिल हैं। सरकार अम्बेडकर की स्मृति में एक विशेष डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेगी। इसके अलावा बाबा साहब की स्मृति में 15 जनपद पर एक अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन केंद्र भी बनाया जाएगा। हम उनके कद, भारत के प्रति उनके योगदान
पूरा दृष्टिगत रखते हुए उनके 125वें वर्ष को बहुत ही प्रभावी रूप से मनाएंगे। केंद्र सरकार ने एक बड़े फैसले में 29 शहरों के केंद्रीय कर्मचारियों के HRA और ट्रैवल अलाउंस में बढ़ोतरी की है। सरकार ने यह कदम 2011 की जनगणना के आधार पर उठाया है। यह फैसला 1 अप्रैल 2014 से प्रभावी होगा। इससे सरकारी खजाने पर 128 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ढाका यात्रा से पहले केंद्रीय कैबिनेट ने दोनों देशों के बीच एक करार को मंजूरी दी। इसमें मानव तस्करी को रोकने और पीड़ितों को उनके परिवारों से मिलाने के उपाय होंगे। करार से मानव तस्करी रोकने, विशेषकर महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकने की प्रयास में मदद मिलेगी। माना जा रहा है कि इस समझौते से दोनों पड़ोसी देशों में संगठित अपराध गिरोहों के खिलाफ जल्द जांच और अभियोजन में मदद मिलेगी। वन रैंक वन पेंशन योजना पर अब सरकार और कांग्रेस आमने सामने है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार इसमें जानबूझकर देरी कर रही है। सरकार का कहना है कि वो इस पर नए सिरे से विचार कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द ट्रिब्यून के इंटरव्यू में कहा कि वन रैंक वन पेंशन की परिभाषा को लेकर सैन्य बलों से बात चल रही है। उन्होंने कहा कि इसे लागू करने पर किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। हालांकि यूपीए सरकार में रक्षा मंत्री रहे AK एंटनी ने इसे गलत बताया है। उन्होंने कहा कि इसकी परिभाषा यूपीए सरकार ने तय कर दी थी। I convened a meeting of all the services, Army, Navy, Air Force, and the Defense Ministry officials and Defense Finance. In that meeting, we have decided, we have clarified what is the meaning of ORP. रक्षा मंत्री रह चुके वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एंटनी के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि 2014 के अंतरिम बजट में वन रैंक वन पेंशन के लिए महज 500 करोड़ रुपए रखे गए थे। The interim budget of Mr. Chidambaram in February 2014 sanctioned a mere 500 crores for it, which is completely inadequate. Secondly, on the 24th of April, Mr. Antony appointed a committee to go into these areas. दरअसल 23 मई को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पूर्व फौजियों से मुलाकात की थी। तब उन्होंने वन रैंक वन पेंशन को अब तक लागू नहीं करने के लिए सरकार की आलोचना की थी। इसके बाद रक्षा मंत्री ने कहा था कि वन रैंक वन पेंशन का खाका तैयार हो गया है और इसे जल्द लागू किया जाएगा। करीब 20 लाख पूर्व सैनिक लंबे समय से वन रैंक वन पेंशन की मांग कर रहे हैं। वन रैंक वन पेंशन के तहत समान रैंक और समान अवधि तक काम करने वाले सैनिकों को बराबर पेंशन देने का प्रस्ताव है। भले ही उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख अलग हो, शुरुआत में इस योजना पर 8600 करोड़ रुपए खर्च आने का अनुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार नक्सल और आतंकवाद जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए मजबूत रणनीति पर काम कर रही है। रायपुर में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मजबूत रणनीति तैयार कर रही है। इसके अलावा गृह मंत्री ने कहा कि देश विरोधी हरकतों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। से निपटने के लिए केंद्र सरकार मजबूत रणनीति तैयार कर रही है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने रायपुर में कल नए पुलिस मुख्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने कहा कि विकास में तेजी लाकर नक्सल समस्या को खत्म करना केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। इस देश में इंटरनल सिक्योरिटी इंश्योर करना, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करना, यह गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है। उसके लिए मैक्सिमम जो एफर्ट होगा वो हम करेंगे। प्राथमिक आवश्यकता जो मैं महसूस करता हूँ, जो माओवाद से प्रभावित क्षेत्र हैं, उनका समुचित डेवलपमेंट होना चाहिए। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के अलग अलग हिस्सों में सक्रिय अलगाववादी तत्वों को भी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि देश के मान सम्मान को चोट पहुंचाने की कोशिश करने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। चाहे हमें जो भी कीमत चुकानी पड़े, भारत के मान सम्मान स्वाभिमान पर यदि कोई चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा तो हम लोग किसी भी सूरत में उसे माफ नहीं करेंगे। यह मैं भरोसा और विश्वास आप सबको दिलाना चाहता हूं। केंद्रीय गृह मंत्री छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। रायपुर में राजनाथ सिंह ने राज्य के मुख्यमंत्री रमन सिंह और आला अधिकारियों के साथ बैठक कर नक्सल पीड़ित इलाकों में सुरक्षा हालात का जायजा भी लिया। गृह मंत्री आज सुकमा और दंतेवाड़ा जिले में आयोजित कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। गृह मंत्री के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में 2 अंकों में वृद्धि करने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि कर सुधारों के तहत जीएसटी में संविधान संशोधन के जरिए 3 नए कानून लाए जाएंगे। वित्त मंत्री कल मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में नोट पेपर फैक्ट्री का उन्होंने उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने 1000 रुपए के नोट की छपाई के लिए करेंसी पेपर नासिक के लिए रवाना किया। मेक इन इंडिया अभियान की कड़ी में अब देश में ही 1000 रुपए का करेंसी कागज तैयार होगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शनिवार को होशंगाबाद में प्रतिभूति प्रेस की नई करेंसी पेपर यूनिट का उद्घाटन किया। इसकी लागत 495 करोड़ रुपए है। भोपाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र की नीतियों के चलते देश में अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर हालात तेजी से सुधरे हैं। उन्होंने कहा कि जीएसटी कानून लागू होने से सभी राज्यों को फायदा होगा। इस कानून के तहत 3 लेजिस्लेशंस आएंगे। एक राज्यों के टैक्स के संबंध में आएगा, एक केंद्र के आएगा, एक इंटरस्टेट में आएगा। और जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद ये जो 3 कानून आएंगे, आगे की टैक्सेशन व्यवस्था देश भर में ये तीनों रेगुलेट करेंगे। वित्त मंत्री ने आर्थिक विकास के लिए केंद्र और राज्य के बीच अच्छे संबंधों की हिमायत भी की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बीच मनमुटाव की खबरों को एक बार फिर से बल मिला है। पटना के गांधी मैदान में आयोजित निषाद महारैली में नीतीश कुमार और लालू यादव मंच साझा करने में नाकाम रहे। इस रैली में नीतीश नहीं पहुंचे। इससे आगामी सितंबर-अक्टूबर में संभावित विधानसभा चुनाव में दोनों दलों के साथ आने में आ रही अड़चनों से जुड़ी अटकलों को बढ़ावा मिला है। हालांकि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव ने रैली में शामिल दोनों दलों के बीच एकजुटता को जाहिर किया। रैली के दौरान लालू और शरद यादव दोनों ने बिहार विधानसभा चुनाव में आपस में एकजुटता और साथ मिलकर बीजेपी को हराने का दावा किया। हमारे मर्डर के बारे में, एकता के बारे में जब से बना है तब से रोज कोई न कोई खबर आती है। मैं रोज कहता हूं कि मर्डर हो गया, पक्का होगा। हिंदुस्तान का संविधान संकट में, हिंदुस्तान में जो तहजीब है साथ रहने की, एक साथ जीने की, वो खतरे में है। बेकारी, बेरोजगारी खतरे में, गरीब खतरे में है, किसान खतरे में है, खेत खलियान खतरे में है। ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री गिरधर गमांग ने कल कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। भुवनेश्वर में उन्होंने अपना इस्तीफा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजने की बात कही। गमांग ने कहा कि पिछले कुछ सालों से उन्हें पार्टी में एक घुटन महसूस हो रही है, इसलिए उन्होंने ये फैसला किया। गमांग राज्य की कोरापुर सीट से 1972 से लगातार 8 बार सांसद निर्वाचित हुए हैं। इसके बाद 2004 में वो इस सीट से 9वीं बार चुने गए। गमांग के मुताबिक 1999 में वाजपेयी सरकार के खिलाफ मतदान करने के बावजूद उनके साथ कांग्रेस में बुरा व्यवहार हो रहा था। फिलहाल उन्होंने किसी पार्टी में जाने का ऐलान नहीं किया है। After 43 years remaining in Congress member, resigned from Congress party. The issue which is still around the country, that Girdhar Gamanga, when he was chief minister. बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर लोगों की जासूसी कराने की तैयारी का आरोप लगाया है। उसने एंटी करप्शन ब्रांच यानी एसीबी को अत्याधुनिक जासूसी उपकरणों से लैस करने के दिल्ली कैबिनेट के प्रस्ताव का विरोध किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर कल प्रदर्शन भी किया। हालांकि दिल्ली सरकार इस तरह के किसी भी प्रस्ताव से इनकार कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे ये हैं बीजेपी कार्यकर्ता। इनका आरोप है कि दिल्ली सरकार भ्रष्टाचार के नाम पर लोगों की जासूसी कराना चाहती है और उनकी निजता खत्म करना चाहती है। आपने किस तरह से ये दुस्साहस किया कि आप इस तरीके से आप दिल्ली के लोगों के मोबाइल टैप करेंगे? आपकी मंशा क्या है, ये दिल्ली की जनता जानना चाहती है। वहीं कांग्रेस ने भी दिल्ली सरकार के प्रस्ताव की निंदा की है। कुछ तो आग कहीं ना कहीं लगी हुई है, जो कि ये नोट इतना बड़ा 16 पेज का निकल करके आया है, जिसके अंदर ऐसी जानकारियां हैं जो कि साधारण लोगों को नहीं हो सकती। दरअसल मीडिया में खबर आई थी कि दिल्ली सरकार ने भ्रष्टाचार रोकने के नाम पर एक जासूसी प्लान तैयार किया है। इसमें एंटी करप्शन ब्रांच को किसी भी तरह की जासूसी का अधिकार होगा। एसीबी अपनी पड़ताल के दौरान अत्याधुनिक जासूसी उपकरणों का इस्तेमाल कर सकती है। दिल्ली सरकार ने सोशल मीडिया के जरिए इस तरह के किसी भी प्रस्ताव को तैयार करने से इनकार किया है। विपिन चौहान के साथ अन्नू दीवान, राज्यसभा टीवी।
उत्तराखंड में 2 साल पहले आई भीषण प्राकृतिक आपदा के वक्त अधिकारियों की तरफ से पद के दुरुपयोग का मामला सामने आया है। आरटीआई से मिली जानकारी से इसका खुलासा हुआ है। बीजेपी और कांग्रेस ने इस मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। राज्य के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। ये वो बिल है जो 2013 में उत्तराखंड आपदा के राहत अभियान में जुड़े अधिकारियों ने लगाए थे। उत्तराखंड में सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी में खुलासा हुआ है, केदारनाथ त्रासदी के बाद लगाए गए राहत कार्यों के दौरान बड़े पैमाने पर फर्जी बिल लगाए गए, लाखों रुपए का हेरफेर किया गया। नंबर बजाज चेतक स्कूटर के थे, उनमें 30 लीटर डीजल डाला गया बजाज चेतक में, और मोटरसाइकिल में 16 लीटर डीजल। ऑटो रिक्शा दिखा दी वहाँ चमोली जिले में चलते हुए, उनमें 30 लीटर डीजल। उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग ने इस मामले में करोड़ों की गड़बड़ी की आशंका जताई है। आयोग ने सीबीआई जांच की सिफारिश भी की है। देवभूमि में जो बटर चिकन और इस तरह के जो बिल आए हैं, और 5 सितारा होटल के जो रहने के बिल आए हैं, तो वो एक गंभीर विषय तो है ही है। बीजेपी ने इस मामले में उत्तराखंड सरकार पर निशाना साधा है और मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। अब जो अनियमितताएं हुई उसके बाद जिस सीमा तक की अनियमितताएं हुई, हेलीकॉप्टर में बहुत बड़ा घोटाला है, हेलीकॉप्टर की सेवाओं में। कांग्रेस नेता और तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने कहा है कि मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई चीज ऐसी आई है तो सरकार उस पर जांच करेगी और निश्चित जांच करेगी, और यदि कोई भी अधिकारी दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। 16 जून 2013 को उत्तराखंड में भीषण बाढ़ आई थी। इसके लिए बड़े पैमाने पर राहत अभियान शुरू किया गया था। इस प्राकृतिक आपदा में 3000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सुबह 9 बजे में खबरें जारी हैं। लौट रहे एक छोटे से ब्रेक के बाद। मैगी उत्पाद में खाद्य मानकों की अनदेखी के मामले में आखिरकार नेस्ले इंडिया समेत 6 पर मुकदमा दर्ज हो गया। ये मुकदमा शनिवार को उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले की अदालत में राज्य के खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन की तरफ से दर्ज किया गया। इसके अलावा मैगी उत्पाद को प्रमोट करने के लिए अभिनेता अमिताभ बच्चन, अभिनेत्री माधुरी दीक्षित और प्रीति जिंटा पर भी अलग से मुकदमा दर्ज किया गया है। बाराबंकी से लिए गए मैगी के नमूनों में जांच के दौरान सेहत के लिए नुकसानदेह तत्व सीसा और ग्लूटामेट बेहद खतरनाक स्तर तक पाए गए थे। इसके बाद बाराबंकी के खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन से मुकदमा चलाने के लिए इजाजत मांगी थी। बाराबंकी के जनपद न्यायालय में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में सभी संबंधित के विरुद्ध रिटेलर जो लाइसेंसी था, मैन्युफैक्चरर, कंपनी, सबके विरुद्ध अभियोग दायर कर दिया गया है और अब अग्रिम कार्रवाई अब न्यायालय में चलेगी। बात गर्मी के सितम की, चिलचिलाती गर्मी और लू के थपोड़े से देश के अलग अलग हिस्सों में अब तक 2207 लोगों की मौत हो चुकी है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा में पिछले 24 घंटों में 202 लोगों के मारे जाने की खबर है। वहीं केरल के ऊपर दक्षिण पश्चिम मानसून की धीमी रफ्तार की वजह से लोगों को बारिश के लिए 2-3 दिन और इंतजार करना पड़ सकता है। लोगों को भीषण गर्मी और लू से फिलहाल राहत नहीं मिल पाई है। सूरज के तेवर भी झुलसा देने वाले हैं। शनिवार को महाराष्ट्र के नागपुर में सबसे ज्यादा 47.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। गर्म हवा के थपेड़ों के चलते लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। ऐसे में रोजाना कमाकर जिंदगी गुजर बसर करने वालों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अभी इतनी गर्मी पड़ रही है तो मुश्किल से मुश्किल 250-300 रुपया कमाते तो हालत खराब हो जाते हैं। जनता आएगा तब न कमाई होगी। इस बीच मानसून के केरल तट पर 4-5 दिन की देरी से टकराने की खबर है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक मानसून को 30 मई को केरल तट पर पहुंचना था, लेकिन प्रशांत महासागर में बन रहे अल नीनो प्रभाव से इसकी रफ्तार कम हो गई। हालांकि केरल के अलपुझा में घने बादल छाए हुए हैं और स्थानीय लोगों को मानसून का बेसब्री से इंतजार है। मानसून 2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ മഴ ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടില്ല. ശക്തമായ ചൂടാണ് നമുക്കിപ്പോൾ അനുഭവപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്। वहीं देश भर में लू और भीषण गर्मी से मरने वालों का आंकड़ा 2200 को पार कर गया। आंध्र प्रदेश में बीते 24 घंटों में लू लगने से 146 और तेलंगाना में 52 लोगों की मौत हुई।
इसके साथ ही आंध्र प्रदेश में लू और गर्मी से मरने वालों की तादाद बढ़कर 1636 और तेलंगाना में 541 हो गई है। ओडिशा में भी कथित रूप से लू के थपेड़ों से अब तक 108 लोगों की मौत की खबर है। हालांकि इनमें से महज 21 लोगों के लू से मारे जाने की पुष्टि हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आज स्वीडन और बेलारूस की 5 दिन के दौरे पर रवाना हो रहे हैं। यात्रा के पहले चरण में राष्ट्रपति स्वीडन पहुंचेंगे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी स्वीडन के राजा कार्ल गुस्ताफ, प्रधानमंत्री स्टीफन लोफन और स्वीडन की संसद के अध्यक्ष के साथ आपसी और अंतर्राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच शहरी विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योगों से संबंधित कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। स्वीडन व्यापार में भारत का तीसरा सबसे बड़ा साझेदार है। बाद में यात्रा के दूसरे चरण में सोमवार को राष्ट्रपति बेलारूस पहुंचेंगे। रूस ने यूरोपियन यूनियन के 89 राजनेताओं और सैन्य अधिकारियों के रूस में दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी है। खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इसमें यूरोपीय संघ परिषद के महासचिव यूव कॉर्सिपियस और पूर्व ब्रिटिश उप प्रधानमंत्री निक क्लेग का नाम भी शामिल है। यूरोपियन यूनियन ने रूस के इस कदम पर नाराजगी जताते हुए इसे मनमाना और अनुचित बताया है। यूरोपीय संघ के 89 नेताओं और अधिकारियों के रूस में दाखिल होने पर पाबंदी लगाए जाने पर यूरोपीय देशों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। रूस के इस कदम से यूक्रेन संकट को लेकर मॉस्को और पश्चिमी देशों के बीच जारी गतिरोध और गहरा गया है। जर्मनी ने कहा है कि इससे यूक्रेन में शांति की कोशिशों को धक्का लग सकता है। Und Sie haben recht, in einer Zeit, in der wir uns bemühen, einen hartnäckigen, gefährlichen Konflikt in der Mitte Europas zu entschärfen, ist das kein Beitrag, der dazu beiträgt. रूस ने जिन 89 यूरोपीय नागरिकों पर यात्रा प्रतिबंध लगाया है, उनमें 8 स्वीडन के हैं। स्वीडिश विदेश मंत्री ने इस तरह की पाबंदी लगाए जाने की मंशा पर रूस से सफाई मांगी है। Nej, rent formellt så har ju ett land rätt att göra så. Men vi vill ha en förklaring till varför de här personerna finns upptagna på listan. वहीं रूस में बुल्गारिया के पूर्व राजदूत रहे इलियान वसीलेव का नाम भी इस सूची में शामिल है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस पर कोई हैरानी नहीं, लेकिन इस पूरे मामले पर अभी तक रूस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जापान में कल 7.8 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र राजधानी टोक्यो के दक्षिण हिस्से से करीब 870 किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर में बताया जा रहा है। हालांकि सुनामी की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। स्थानीय समय के मुताबिक रात करीब 8:30 बजे जापान के कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। उधर अमेरिका की कैलिफोर्निया और न्यूजीलैंड में भी भूकंप की खबर है। वहीं राजधानी दिल्ली में भी भूकंप के हल्के झटके आए। सीरिया के एलेपो प्रांत में कल सेना के हेलीकॉप्टर से बैरल बम गिराए जाने की वजह से 71 लोगों की मौत हुई है और कई लोग जख्मी हुए। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने इसकी पुष्टि की है। इनमें से 59 लोग अब अल-बाब शहर में मारे गए तो 12 लोगों की मौत प्रांत के दूसरे इलाकों में हुई। अल-बाब एलेपो शहर से 40 किलोमीटर दूर है और यहां चरमपंथी इस्लामिक स्टेट समूह का कब्जा है। स्थानीय निवासियों के मुताबिक विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि पड़ोसी इलाकों में भी इमारतों की ढहने की आशंका है। सीरिया सरकार बैरल बमों के इस्तेमाल का लगातार खंडन करती आ रही है। नाइजीरिया के मैडुगुरु शहर में शनिवार दोपहर एक आत्मघाती हमलावर ने मस्जिद के अंदर धमाका किया। हमले में 26 लोगों की मौत हुई है, 28 लोग जख्मी हुए हैं। चश्मदीद के मुताबिक हमलावर दोपहर की नमाज से थोड़ी देर पहले मस्जिद में दाखिल हुआ और खुद को बम से उड़ा लिया। आतंकी संगठन बोको हराम ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। शुक्रवार को मैडुगुरी से ही नाइजीरिया के राष्ट्रपति ने बोको हराम के खिलाफ सैन्य अभियान की शुरुआत की थी। पिछले 6 साल में बोको हराम के आतंकी हमलों में हजारों लोगों की मौत हुई है। इससे पहले शुक्रवार रात देश के उत्तर पूर्वी प्रांत बोर्नो में बोको हराम ने सिलसिलेवार 2 बम धमाके किए थे। इनमें 7 लोगों की मौत हुई थी और 12 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। बात टेनिस की करते हैं। 10वीं बार खिताब पर नजर टिकाए स्पेन के राफेल नडाल फ्रेंच ओपन के अंतिम 16 में पहुंच गए हैं। तीसरे दौर के मुकाबले में नडाल ने रूस के कुजनेत्सोव को सीधे सेटों में हरा दिया। नडाल ने मैच 6-1, 6-3 और 6-2 से जीत लिया। दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच भी लगातार छठे साल चौथे दौर में पहुंचे हैं। तीसरे दौर में जोकोविच ने ऑस्ट्रेलिया के कोकिनासिक
कोकुनाकिस को 6-4, 6-4, 6-4 से हराया। ब्रिटेन के एनी मरे ने ऑस्ट्रेलिया के ही किर्गियोस को 6-4, 6-2, 6-3 से मात देकर अंतिम 16 में जगह पक्की की। चौथे दौर में मरे का सामना फ्रांस के गैर वरीय जेरेमी चार्डी से होगा। वही महिला वर्ग में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी सेरेना विलियम्स को चौथे दौर में पहुंचने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ी। तीसरे दौर में बेलारूस की विक्टोरिया अंजरेका ने सेरेना को कड़ी टक्कर दी। शानदार खेल की नुमाइश करते हुए अंजरेका ने पहला सेट जीत लिया। इसके बाद 19 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता सेरेना ने जबरदस्त वापसी की और अगले दोनों सेट जीतकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। सेरेना ने यह मैच 3-6, 6-4 और 6-2 से जीता। चेक गणराज्य की पेत्रा क्वितोवा भी अंतिम 16 में पहुंच गई। क्वितोवा ने रोमानिया की इरेना बेगू को 6-3, 6-2 से हराया। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। दुनिया भर में तंबाकू विरोधी अभियान चलाए जा रहे हैं। मुंबई के स्कूली छात्रों ने कल तंबाकू के इस्तेमाल को रोकने के लिए एक जागरूकता अभियान का आयोजन किया। इस अभियान में 132 स्कूलों के करीब 500 बच्चों ने हिस्सा लिया। पोस्टरों को हाथ में थामे बच्चों ने सरकार से तंबाकू का प्रचार करने वाली विज्ञापन एजेंसियों पर लगाम लगाने की मांग की। छात्रों ने तंबाकू से होने वाली बीमारियों से भी लोगों को अवगत कराया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आखिरी में एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तीसरी बार आएगा भूमि अधिग्रहण अध्यादेश। विपक्ष का संसद की मर्यादा कम करने का आरोप। राहुल गांधी ने कहा जारी रखेंगे लड़ाई। पटना की रैली में नहीं पहुंचे नीतीश। लालू के साथ मंच साझा कर शरद यादव ने दिखाई एकजुटता। मतभेद से इनकार, साथ मिलकर बीजेपी को हराने का दावा। मॉनसून का बढ़ा इंतजार। 4 से 5 जून तक केरल तट पर दस्तक का अनुमान। गर्मी का सितम जारी। पिछले 24 घंटों में 200 से ज्यादा लोगों की मौत। स्वीडन और बेलारूस के दौरे पर आज रवाना होंगे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली स्वीडन यात्रा। कारोबार समेत कई समझौतों पर सहमति की उम्मीद। नडाल, जोकोविच, मरे फ्रेंच ओपन के अंतिम 16 में तीसरे दौर में सेरेना को अंजरेका से मिली कड़ी टक्कर। क्वितोवा भी चौथे दौर में पहुंचने में कामयाब।